बच्चों, बहुत स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। बच्चों, आज एक नए टॉपिक के साथ पुनः आपके साथ हूं। आज का टॉपिक मैंने रसायन की मूल अवधारणा से लिया हुआ है। बच्चों, रसायन शास्त्र की या रसायन की मूल अवधारणा, जिसके अंतर्गत मैंने सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ले रखा है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं या रासायनिक समीकरण क्या होता है। बच्चों, इसके संतुलन के लिए मैं आपको अनुमान विधि को उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करूंगा। तो बच्चों, चलिए जल्दी से देखते हैं रासायनिक समीकरण। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादक जब आपस में क्रिया करते हैं, है ना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं और उत्पादक का निर्माण करते हैं, कुछ ऐसी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं बच्चों जिनमें उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। तो इन सारे संदर्भ को जब हम क्या करते हैं बच्चों, संकेतों एवं सूत्रों के द्वारा हम रासायनिक क्रिया को संक्षेप में जब प्रदर्शित करने वाला हम एक समीकरण लिखते हैं बच्चे, तो उस समीकरण को हम क्या कहते हैं, उस समीकरण को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। बच्चों, उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे बात करूं तो जैसे कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो बच्चों कार्बन का संकेत सी, ऑक्सीजन का O2, और ये मिलकर जब CO2 बनाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 के रूप में लिखा जाएगा। इसी प्रकार बच्चों सोडियम क्लोराइड जब जल से क्रिया करेगा तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। तो बच्चों, सांकेतिक सूत्रों का प्रयोग करके हमने ये जो समीकरण तैयार किया, ये समीकरण क्या कहलाता बच्चों, ये कहलाता रासायनिक समीकरण। इसको बोलेंगे रासायनिक समीकरण। ठीक है बच्चों, रासायनिक समीकरण की जो अनुमान विधि है ना, तो इसकी अनुमान विधि के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है बच्चों, सबसे पहले हमको रासायनिक समीकरण का ढांचा तैयार करना होता है। इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, अभिकारक एवं उत्पादक के नाम से हम सूत्र, संकेत और प्रतीक का सबसे पहले क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। बच्चों, दूसरा पद अपनाएंगे। दूसरा पद है कि गैसीय पदार्थ जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन को परमाणविक अवस्था में लिखा जाएगा। यानी अगर मान लो आपके रासायनिक पद में अगर गैसीय पदार्थ शामिल है तो बच्चों उनको परमाणविक अवस्था में हम लिखने का प्रयास करेंगे। तीसरा पॉइंट कहता है बेटा, अभिकारक एवं उत्पादकों को उचित संख्या से गुणा करके दोनों ओर हम परमाणुओं की संख्याओं को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। अंत में परमाणविक अवस्था में गैसों को आणविक रूप में प्रस्तुत करने हेतु दोनों ओर से गुणा कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे ZnHCl, जिंक बच्चे जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करेगा तो इस तरह से ZnCl2 और H निर्मित होगा, यानी जिंक की संयोजकता 2 होती है ना। तो यहां पर मुझे मालूम है कि जब वो क्रिया करेगा बच्चों तो वो ZnCl2 में बदलेगा, है तो हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ढांचा तैयार किया। फिर क्या किया बच्चों, दोनों तरफ उचित संख्या से उनको गुणा किया। जैसे यहां पर 2 HCl की आवश्यकता थी ताकि हमको 2 क्लोरीन मिल सके, तो 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, इसलिए यहां पर हमने 2 से उसको गुणा किया। तो बच्चों, इस तरह स्टेप 1 और स्टेप 2 को अनुमान विधि के द्वारा हमने लिखने का प्रयास किया हुआ है। बच्चों, इसको और भी गहनता के साथ इसके अध्ययन को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। अनुमान विधि बहुत ज्यादा प्रचलन में है और सबसे ज्यादा उपयोगी है, तो इसका आप लोग बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कीजिएगा। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है डाल्टन के परमाणुवाद का सिद्धांत, और इसके प्रमुख बिंदु मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो बच्चों, डाल्टन के परमाणुवाद के सिद्धांत के प्रमुख बिंदु में मैं आपको सबसे पहला बिंदु बता रहा हूं कि प्रत्येक जो द्रव है वो अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है बच्चों, जिनको हम क्या बोलेंगे, जिनको हम परमाणु कहेंगे। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट है कि परमाणु अविभाज्य है, यानी परमाणु को हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते, उसको नष्ट नहीं कर सकते। ठीक, हम ये नहीं बोल सकते कि ये उसका अंतिम रूप है, वो अविभाज्य है। बच्चों, तीसरा, एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, भार तथा अन्य गुणों में समान होते हैं, जबकि बच्चों दूसरे तत्व के परमाणु से वो पूर्णतः भिन्न होते हैं। बच्चों, इसके अलावा चौथा पॉइंट कहता है कि परमाणु छोटी छोटी पूर्ण संख्या में होते हैं और यौगिक परमाणु बनाते हैं। ठीक है, पांचवा बिंदु कह रहा है कि परमाणु ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है।
बच्चों इस तरह से ये महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको डाल्टन के परमाणुवाद के सिद्धांत के तौर पर बताए। अगला प्रश्न मैंने प्रश्न क्रमांक 3 ले रखा है, परमाणु और अणु में प्रमुख अंतर। बच्चों तो परमाणु और अणु में आपको अंतर बता रहा हूं। बच्चों सबसे पहला अंतर है कि यह तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। बच्चों जो अणु है ये सूक्ष्मतम कण है लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण बच्चों बिंदु कि रासायनिक क्रिया में जो परमाणु है ये भाग लेते हैं, जबकि बच्चों जो अणु है ये रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। बच्चों तीसरा और महत्वपूर्ण जो डिफरेंस है वो ये है कि ये रासायनिक क्रिया में विभाजित नहीं होता है बच्चों, जबकि अणु जो है वो प्रायः परमाणुओं में विभाजित हो जाते हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको इन महत्वपूर्ण प्रश्नों से अवगत कराया, ठीक है। इसी तरह के कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं पुनः आपसे मुलाकात करूंगा। बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों से युक्त था। इन प्रश्नों का आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिए। इसी तरह के कुछ और भी प्रश्नों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी।